हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैशन टू सिलेक्शन। मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। और आज हम एनटीपीसी और एसएससी के लिए एंशिएंट इंडिया प्राचीन इतिहास उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते ही होते हैं। तो शुरू करें फिर। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक एज साइट इन इंडिया। इनमें से कौन सा पूरा पाषाण काल का स्थल नहीं है। इसमें पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल की साइट इनमें से कौन सी नहीं है। इसका मतलब इसमें से 3 तो पूरा पाषाण काल की हैं, एक नहीं है, तो वो कौन सी है। इसका आंसर होगा डी, लोथल। वो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है लोथल। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो बात करें कि भीमबेटका, अत्रिमपक्कम, कुरनूल। भीमबेटका, अत्रिमपक्कम और कुरनूल, ये तीनों की तीनों पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं, स्थल हैं। तीनों की तीनों भीमबेटका, अत्रिमपक्कम और कुरनूल। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये भीमबेटका की केव्स आपने सुना होगा। भीमबेटका केव्स के बारे में, यह है एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका केव्स, भीमबेटका जो स्थल है वो। और इसके बारे में एग्जाम में 2 बातें पूछी जाती हैं। पहला, यहाँ की प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, के बारे में, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शैल चित्र। इसके बारे में पूछा गया है भीमबेटका ओल्ड स्टोन एज से। और भीमबेटका केव्स किस लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग के लिए, इसकी रॉक पेंटिंग के लिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आता है अत्रिमपक्कम। ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और पूरा पाषाण काल की सबसे पहले कुल्हाड़ी जो मिली थी, कुल्हाड़ी जिसको एक्स भी कहा जाता है, इसी जगह मिली थी अत्रिपक्कम में। पूरा पाषाण कुरनूल भी केव्स के लिए फेमस है। और यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले थे, राख के अवशेष। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम तक तो इंसान को आग का ज्ञान हो चुका था, आग के बारे में या आग का ज्ञान हो चुका था इस टाइम तक, ओल्ड स्टोन एज में। और ये राख के अवशेष कहाँ मिले? कुरनूल में। अगर लोथल की बात करें तो ये इंडस वैली साइट है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट के अवशेष मिले हमें, एविडेंस मिले पोर्ट का, राइस हस्क के और पोर्ट के, ये 2 एविडेंस मिले हमें लोथल से। नेक्स्ट, विच वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो में खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा बी, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। राखलदास बनर्जी जो थे, इन्होंने इसकी खोज की। बनर्जी 1922 में इसकी खोज की है। प्रेजेंट डे ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहाँ पे
दो बड़ी स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूजन हो सकता है, ग्रेनरी और ग्रेट बाथ। अन्नागार और महास्नानागार, इन दोनों में हो सकता है कंफ्यूजन। अगर एग्जाम में पूछे कि पब्लिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर, तो वो ग्रेट बाथ होगा। अगर पूछे लार्जेस्ट बिल्डिंग या लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, तो वो होगा अन्नागार। अगर मोहनजोदड़ो की ही लार्जेस्ट स्ट्रक्चर पूछे तो वो होगा अन्नागार, ग्रेनरी। अगर लार्जेस्ट पब्लिक स्ट्रक्चर पूछे तो वो होगा महान स्नानागार, जो पब्लिक यूज करती थी। आजकल कुंभ का स्नान होता है, इसी तरह उस टाइम इस ग्रेट बाथ का यूज होता था किसी रिलीजियस स्नान के लिए, रिलीजियस बाथ के लिए। फ्लोर्स पे बिटुमिन की लाइनिंग थी, परत जो चढ़ाई हुई थी बिटुमिन की थी ताकि पानी लीक ना हो। ग्रेनरी की बात करें तो ये पूरे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? अन्नागार, जहां अनाज जो था वो स्टॉक किया जाता था। हड़प्पन मैनेजमेंट का ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अन्ना हु वॉज द चीफ मेल डेटी वर्शिप बाई द हड़प्पन्स, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा पूजित प्रमुख पुरुष देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, पशुपति। हड़प्पा में किसी भी तरह की टेंपल वगैरह पूजा नहीं होती थी, बल्कि वो नेचर की और मूर्तियों की पूजा करते थे। और उनके चीफ मेल डेटी कौन से थे? पशुपति महादेव जी। क्योंकि कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे एक सील मिली है मोहनजोदारो में एक सील मिली है, मुहर मिली है, जिसमें एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए 3 सींग वाले 3 देवता दिखाए गए थे इस मुहर में। तो इन्हें ही प्रोटोशिवा या पशुपति कहा गया है। और एसएससी में एक बार पूछा गया है कि इस पशुपति सील पे पशुपति की जो मुहर थी, इनमें कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एनिमल्स दिखाए गए थे? फोटो थी, एक तो एलिफेंट, एक तरफ टाइगर, राइनो, सोरस और बफेलो। नीचे की साइड 2 हिरण है, चरणों में 2 हिरण बैठे हुए। ठीक है, तो टोटल 5 तरह के जानवर है। और बाकी जो है इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ये सारे वैदिक काल के देवता हैं। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, ये तीनों वैदिक काल के हैं। और जो पशुपति है वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरुष देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका सही आंसर लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में एक जगह ही बंदरगाह मिला है और काफी बड़ा बंदरगाह मिला है, वो लोथल, गुजरात। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो ट्रेड करते थे, और ट्रेड इनसाइड हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, बाहर की दूसरी सभ्यताओं से भी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी ट्रेड होता था। जहां आज ओमान, बहरीन, इराक वाला एरिया है, यहाँ लोथल कहाँ? गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन का मतलब काले बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे हमें और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं? प्लग्ड फील्ड,
प्लग्ड फील्ड, जूते हुए खेत। आता है बनावली, यह है हरियाणा में, हरियाणा में बनावली। हमें जौ के अवशेष मिले हैं, जौ, बार्ले, और हमें यहाँ टेराकोटा के मॉडल मिले हैं, टेराकोटा के मॉडल्स। इसमें एक मिट्टी का हल, मिट्टी का हल जो है वो उसका मॉडल मिला है हमें बनावली में। अगर बात करें रोपड़ में, रोपड़ पंजाब में स्थित है। यहाँ पुरुषों के साथ साथ, मतलब मानवों के साथ साथ, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का के अवशेष मिले हैं। कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ फीमेल डेटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? प्रमुख महिला देवी हड़प्पा की कौन सी है? इसका आंसर है बी, मदर गॉडेस, मातृ देवी। तो जैसे मेल डेटी में पशुपति महादेव थे, वैसे ही फीमेल डेटी में सबसे प्रोमिनेंट जो इस टाइम थी हड़प्पा सभ्यता में, वो मदर गॉडेस थी, मातृ देवी। हड़प्पन सोसाइटी को अक्सर मैट्रियार्कल सोसाइटी माना जाता था, मैट्रियार्कल सोसाइटी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी जो है, समाज, वो माना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, क्योंकि यहाँ बहुत से बड़ी संख्या में टेराकोटा फीमेल की मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा फीमेल मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ऐसा समझा जाता है कि मैट्रियार्कल, मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और हड़प्पा में ही एक गोडेस की मूर्ति मिली है, जिनके वूम्ब से, मतलब पेट से एक पौधा जन्म लेता हुआ दिखाई दिया है। उसको बताया गया कि ये पृथ्वी की देवी हो सकती है, तो उसे पृथ्वी की देवी माना गया है, क्योंकि उस गॉडेस की गर्भ से जो है पौधा जन्म लेता हुआ दिखाई गया है। तो एक ऐसा हमें टेराकोटा की मूर्ति मिली है, ठीक है। और ये तीनों जो हैं, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, ये तीनों जो है वैदिक काल की देवियां थी। सबसे ज़्यादा पवित्र जो है वैदिक काल में, वो माँ सरस्वती को माना गया है। और हड़प्पा के लोग इन देवियों से बिल्कुल परिचित नहीं थे, सरस्वती से, माँ सरस्वती से, माँ दुर्गा से और माँ लक्ष्मी से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर बात करें कि इनमें इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, तो एक थी कोट दीजी, जो कि है सिंध में, पाकिस्तान। फिर एक मिलती है हमें कालीबंगन, जो है राजस्थान में, एक मिलती है रोपड़, पंजाब में। एक मिलती है बनावली, हरियाणा में। एक मिलती है लोथल, सुरकोटड़ा एंड धोलावीरा। ये तीनों की तीनों गुजरात में। एक मोहनजोदड़ो, तो लार्जेस्ट साइट जो थी वो मोहनजोदड़ो
सिंधु घाटी सभ्यता अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस थी। ग्रिड सिस्टम में जो है वो टाउन की प्लानिंग हुई थी, लाइक इस टाइप में टाउन प्लानिंग हुई थी। इस तरफ घर होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सीवेज सिस्टम का भी प्रचलन था। यहाँ घर के आगे नालियाँ होती थी जो ढकी हुई होती थी पत्थर के स्लैब से। तो यहाँ सीवेज सिस्टम का भी अच्छा खासा प्लानिंग हुई थी। ईंटों का उपयोग भी देखा गया है, ईंटों का उपयोग भी करते थे। पत्थर के मकान ना होके ईंटों का उपयोग करने लगे थे, क्योंकि पकी हुई ईंटें, ब्रंट ब्रिक्स जिसे कहते हैं, पकी हुई ईंटों का यहाँ पे हमें अवशेष मिला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द अर्लीस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स। 1028 सूक्त जो है वो किस वेद में है? ये सबसे प्राचीन वेद भी है और इसमें 1028 सूक्त हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, सी ऋग्वेद। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि कितने वेद? वेद 4। ऋग्वेद के बारे में अगर बात करें तो 1028 हाइम्स हैं टोटल। इसमें टोटल 10 मंडल मौजूद हैं, ठीक है। चैप्टर्स 10 चैप्टर हैं टोटल, और उन 10 चैप्टर्स में 1000 हाइम्स हैं। गायत्री मंत्र, ये फेमस क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र ये 3rd मंडल से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। अगर बात करें सामवेद, तो सामवेद को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ चांट्स। बुक ऑफ चांट्स, मंत्रों की पुस्तक। यहीं से, सामवेद से ही कहा जाता है कि इंडियन म्यूजिक की शुरुआत यहीं से हुई है, इसी वेद से। क्योंकि मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है वो भी सामवेद में अच्छे से लिखा हुआ है, कौन से मंत्र का किस तरह से उच्चारण होगा। तो इसे ही धीरे धीरे इंडियन म्यूजिक की शुरुआत हुई। अगर यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम लिखे गए हैं, सैक्रिफाइस के नियम, सैक्रिफाइस और रिचुअल्स के नियम लिखे गए हैं यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना सबसे ज्यादा उल्लेख है अथर्ववेद में, और इसी में आयुर्वेदा का उल्लेख भी अथर्ववेद में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the term सप्त सिंधु रेफर टू इन द ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक काल में सप्त सिंधु शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों की भूमि। सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि। जो पूर्व आर्यन लोग थे, मतलब प्री आर्यन पीपल जो थे वो इसी क्षेत्र में सप्त सिंधु में आके बसे थे। सप्त सिंधु में कुछ नदियां फेमस हैं। एक तो सिंधु नदी जिसको इंडस भी कहा जाता है, एक वितास्ता जिसको आज के टाइम में झेलम कहा गया है, एक अक्षणी रिवर जिसको आज के टाइम पे चेनाब कहा गया है, एक पुरुषनी जिसको आज के टाइम पे रावी कहा गया है, एक विपास जिसको
मॉडर्न डेज में हम ब्यास की नदी कहते हैं, एक सुतुद्री रिवर जिसको सतलज बोला गया है। तो इन नदियों के नाम भी पूछ सकते हैं। और एक सरस्वती रिवर जो आज के टाइम पे हमें विजिबल नहीं होती, नॉट विजिबल, जो आज के टाइम पे विजिबल नहीं है सरस्वती नदी, वो भी रखना। सिंधु, इंदज, वितास्ता, झेलम, अक्षिणी, चेनाब, पुरुषनी, रावी, विपास, ब्यास, सुतुद्री, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मूल इकाई क्या थी? इसका सही आंसर है डी, कुल, परिवार जिसे कहते थे। अब पूरी अगर हायरार्की हम बात करें तो सबसे नीचे कुल, फैमिलीज से कुछ फैमिलीज बनेंगी तो क्या बनेगा? ग्राम। और कुछ ग्राम्स का कलेक्शन क्या नाम देंगे? विश, जिसको क्लैन भी कहा जाता है। और कुछ विश को बना के जन, जिसको ट्राइब कहा गया है। कुल का हेड होता था कुलपा, ग्राम का हेड होता था ग्रामिनी, विश का हेड होता था विशपति, और जन का हेड होता था राजन। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कुल, उसके बाद कुलों से बनके ग्राम बना, ग्राम से बनके विश बना, और बहुत सारे विश से बनके जन बना, जन, जिसको ट्राइब भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर असेंबलीज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय सभाएं विद्यमान थी? इसका सही उत्तर है ए, सभा एंड समिति। सभा और समिति। किंग जो है एब्सोल्यूट डिक्टेटर नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ट्राइबल असेंबलीज होती थी। उनमें से दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, सभा और समिति। अथर्ववेद में इन दोनों को प्रजापति की दो बेटियां भी कहा गया है। समझ आया? अथर्ववेद में इन दोनों को ही, सभा और समिति को, प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। इसका मतलब इनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। सभा जो है, सभा में बुजुर्ग लोग होते थे, बुजुर्गों लोगों की सभा होती थी। से इंपॉर्टेंट लोग जो है भाग लेते थे। ठीक है, काउंसिल थी इंपॉर्टेंट लोगों की है। दूसरा, समिति। समिति के बारे में माने तो ये एक जनरल असेंबली की तरह वर्क करती थी। ठीक है, इसमें सभी लोग इकट्ठा होके, सभी नॉर्मल लोग होते थे इसमें, और उसमें इकट्ठा होके कबीले के बारे में डिसीजन लेते थे। इसका मेन काम था किंग को इलेक्ट करना या सेलेक्ट करना, कौन हमारा सभापति होगा, कौन हमारा राजन होगा, ये डिसीजन लेते थे। सिलेक्शन और इलेक्शन ये समिति करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वुमेन पोएट इन ऋग्वेदिक पीरियड? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक काल की महिला कवयित्री थी? इसका सही आंसर होगा ए, अपाला। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स का स्टेटस बहुत हाई था, उन्हें एजुकेशन का राइट भी था, जिनको ऋग्वेद के हाइम्स तक लिखे हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक थी अपाला। ऋग्वेदिक काल की फेमस पोएट्स की बात करें, अपाला, घोष, लोपामुद्रा, विश्वरा,
सिकता, ये सारी की सारी महिला पोएट हुआ करती थी वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, लेटर वैदिक पीरियड की, तो उसमें हमें देखने को मिलती हैं गार्गी एंड मैत्री। गार्गी एंड मैत्री जो महिला पोएट है वो लेटर वैदिक पीरियड में है। और ऋग्वैदिक पीरियड में अपाला, घोष, लोपामुद्रा, ईश्वरा और शिकाता। हु वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन ट्रेडिशन, जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर है सी, वर्धमान महावीर। कुछ तीर्थंकर हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में पूछते हैं। तो पहला, एक तो फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में पूछते हैं। तो पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ ये पहले तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। एक 23वें तीर्थंकर पूछते हैं, पारस्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर हुए हैं पारस्वनाथ। 24वें महावीर, वर्धमान महावीर। और एक 22वें तीर्थंकर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, नेमिन्था। 22वें, 23वें पारस्वनाथ, फर्स्ट ऋषभनाथ। ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट, 23rd और 24th। तो ये तो याद रखेंगे तीन तो। जैन जो शब्द है, जैन शब्द जिन से लिया गया है, इसका मतलब है कॉन्करर। थोड़ा हम महावीर जैन जी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रखने लायक हैं। तो एक तो ये कि वे 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ ये भी पूछ लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्राम वैशाली में। कुंडाग्राम वैशाली। इनके पेरेंट्स सिद्धार्थ और त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। इनकी पत्नी, अगर पत्नी के बारे में पूछे तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम। इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछ लेते हैं, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई पावा में। पावा राजगृह पावा में। 72 साल की आयु में इनकी डेथ हुई। ठीक। एक 3 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। 3 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म अगर पूछ ले तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, और राइट कंडक्ट। ये 3 इनके फिलोसफी थी, इनके प्रिंसिपल थे जैनिज्म के। जैन के बारे में अगर बात करें तो महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्राम वैशाली में। पेरेंट्स, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा। मृत्यु कहाँ हुई? पावा में, राजगृह। 72 साल की आयु में इनकी मृत्यु होती है पावा में। 3 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच Jain Council was the final compilation of Jain literature known as 12 Anga completed? किस जैन संगीति में जैन साहित्य के अंतिम संकलन 12 अंगों को पूरा किया गया?
इसका सही उत्तर होगा बी, सेकंड जैन काउंसिल, द्वितीय जैन संगीति में। तो पहली बात तो ये कि ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं, क्योंकि दो ही जैन काउंसिल हुई थी, दो ही जैन काउंसिल हुई है। फर्स्ट काउंसिल हुई है पाटलिपुत्र में, फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में, और इसको चेयर किसने किया था, हेड कौन था, स्थूलभद्रा। स्थलभद्रा कौन था इसको चेयर करने वाला, फर्स्ट काउंसिल को, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर हुई सेकंड काउंसिल, और सेकंड काउंसिल कहाँ हुई, वल्लभी में, गुजरात। और इसको चेयर किसने किया, देवर्दी कसमासराम। देवर्दी कसमासराम ने सेकंड काउंसिल की अध्यक्षता की, ठीक है। और इसी वल्लभी वाली काउंसिल में 12 अंग को पूरा कर दिया गया। ये एक जैन लिटरेचर था, 12 अंग जैन लिटरेचर, उसको कंप्लीट कहाँ किया गया, सेकंड काउंसिल में, वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बोर्न, किस जगह गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। इसका सही उत्तर लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, गौतम बुद्ध जी का। 4 इवेंट इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध जी को लेके, जिसमें जन्म लुम्बिनी में, एंटाइटलमेंट ये कहाँ हुआ, बोध गया, बिहार। जहां इनको एंटाइटलमेंट मिली, बोधि ट्री के नीचे। ये किस जगह, बोध गया, बिहार में। फिर पहला सरमन, पहला उपदेश, ये कहाँ, सारनाथ, यूपी के सारनाथ में पहला सरमन। इसको, पहले सरमन को धम्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन या पवत्तन, परिवर्तन बोल लो या पवत्तन बोल लो, धम्म चक्र पवत्तन, पहला सरमन। और फिर इनकी डेथ, डेथ कहाँ हुई, कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जन्म को ही शाक्य मुनि कहते हैं। शाक्य मुनि, बुद्धिज्म में इनके जन्म को शाक्य मुनि कहते हैं। एंटाइटलमेंट जो हुआ, महाबोधि जिसको कहा गया, वो बिहार में, बोध गया में। नेक्स्ट, वेयर वॉज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर है डी, कश्मीर। कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्धिस्ट संगीति आयोजित हुई थी कश्मीर में। टोटल 4 काउंसिल आयोजित हुई थी बुद्धिज्म से रिलेटेड। अगर ट्रिक की बात करें तो RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड देन कश्मीर। ठीक है,
दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। राजगृह वाली काउंसिल को हेड किसने किया, पैट्रॉन किसने किया, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पैट्रोनेज किया। पैट्रोनेज को क्या बोलते हैं, सहयोग दिया एक तरह से कह सकते हैं। जिन्होंने आयोजित करवाई या सहयोग दिया। राजगृह में किस किंग ने, अजातशत्रु ने। वैशाली में कालाशोक ने, कालाशोक। पाटलिपुत्र में अशोका और कश्मीर में कनिष्क। ये 4 काउंसिल याद रखेंगे। पहली काउंसिल कहाँ हुई, राजगृह में। और कौन से किंग ने पैट्रोनेज किया, सहयोग दिया, अजातशत्रु ने। दूसरी काउंसिल कहाँ हुई, वैशाली में। कौन सा इससे रिलेटेड किंग है, कालाशोक। फिर तीसरी काउंसिल कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। और यहाँ कौन सा किंग जो है रिलेटेड है, अशोका। चौथी काउंसिल हुई कश्मीर में। और कौन से किंग ने सहयोग किया, कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16th महाजनपदा इज मेंशन्ड इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है। इसका सही आंसर होगा सी, अंगुत्रा निकाय। अंगुत्रा निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है, अंगुत्रा निकाय में। 2 तरह के बौद्ध ग्रंथ हुए हैं, एक तो विनय पित्तका और दूसरा सुत्त पित्तका। ये अंगुत्र निकाय जो है ये सुत्त पित्तका का ही भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चालकोलिथिक पोट्री। ताम्र पाषाणकालीन मृदांडों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ताम्र पाषाणकालीन मृदांडों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेंटेड एंड व्हील मेड पोट्री। चित्रित और चाक पर बने बर्तन। चालकोलिथिक, ताम्र पाषाण का मतलब होता है कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज, चालकोलिथिक का मतलब कॉपर स्टोन एज, जिसमें मेटल का यूज होने लगा था। आयरन एंड कॉपर, इन 2 मेटल्स का काफ़ी यूज होने लगा था। इस पीरियड में ही जो पोटरी बनती थी, जो मृदांड बनते थे, जो बर्तन बनते थे, वो पेंटेड होते थे एक तो, और वो व्हील मेड पोट्री होती थी। चाक पर जो एक चक्कर सा होता है जिसे घड़े वगैरह बनते हैं, उस पर बनने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इन महाजनपदा पीरियड वॉज नोन एज प्राइम मिनिस्टर। महाजनपद काल में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा अग्र पुरोहित। अग्र पुरोहित को ही प्राइम मिनिस्टर बोलते थे महाजनपद के टाइम। जैसे जैसे स्टेट्स बड़े होते गए वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी स्ट्रांग होती गई। तो बुद्धिस्ट सोर्सेज में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोस्ट को अग्र पुरोहित कहते थे। जो प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पे जो काम करता है, उस टाइम पे अग्र पुरोहित नाम की एक पोस्ट होती थी, उसका भी सेम काम था। किंग के सबसे मेन यानी कि खास सलाहकार होते थे। फिर इनके बाद आते थे राजा मच, ये टॉप ऑफिशियल्स होते थे, टॉप ऑफिशियल्स। फिर आते थे परिसज्जा, ये एक तरह की
काउंसिल होती थी, एडवाइजरी काउंसिल बोल सकते हो, एडवाइजरी काउंसिल के रूप में काम करती थी परिसज्जा। और फिर होते थे सेनापति जो लीड करते थे सेना को लीड करने वाले सेनापति। ये 16 महाजनपदों की मैपिंग है। कंबोज, कांधार, कुरु, मत्स्य, सुरसेन, पांचाल, कोसला, मल्ला, वर्जी, मगध, अंग, काशी, वत्स, छेदी, अवंती, अश्माका। ये 16 महाजनपद है। ज्यादातर जो महाजनपद थे वो किस एरिया में थे? उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, इस वाले एरिया में ज़्यादा महाजनपद थे। द emergence ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लेड टू राइज ऑफ विच क्लास ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड? निजी संपत्ति की अवधारणा के विकास से महाजनपद काल में किस वर्ग का उदय हुआ? निजी संपत्ति की अवधारणा के विकास से महाजनपद काल में किस वर्ग का उदय हुआ? इसका सही उत्तर है सी, गहपति। गहपति। जैसे जैसे लोहे का यूज होता गया, लोहे का यूज से खेती में यूज हुआ, एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी, तो इस सरप्लस प्रोडक्शन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। जिसके पास ज़्यादा जमीन उसकी ज़्यादा पावर। इससे एक नई क्लास का राइज हुआ जिसका नाम था गहपति। गहपति को ही पाली टेक्स्ट में गहपति को रिच फार्मर कह सकते हो। रिच फार्मर का नाम दिया गया है गहपति को, धनी किसान। ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी, काफ़ी ज़्यादा जमीन होती थी, उसको गहपति का नाम दिया गया है। देन सेठी क्या होते थे? सेठी कौन होते थे? सेठी होते थे बैंकर्स या ट्रेडर्स। ये वाली जो कैटेगरी थी उनको सेठी कहा गया है महाजनपद में। देन आते हैं श्रेणीज जिनको बोला जाता था गिल्ड या एसोसिएशन। किनका? मर्चेंट्स का या आर्टिसंस का। आर्टिसंस या मर्चेंट का एसोसिएशन जो गिल्ड होता था, एक ग्रुप होता था, उनको कहा गया श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर अशोकाज एडिक्ट रिटन इन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, किसने डिसाइफर किया? इसका सही उत्तर है बी, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक क्या करता था, अपने मैसेजेस जो थे, मैसेजेस को वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए पिलर्स पे लिखवाता था, रॉक्स पर जो है अभिलेख लिखवाता था। तो ये किस में थे, किस लिपि में लिखे गए थे? ये सारे के सारे पिलर्स पे और जो अभिलेख लिखे गए थे, ये लिखे गए थे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। तो इनको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने कामयाब रहा इस लिपि को पढ़ने में। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले डिसाइफर जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अगर पूछे कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? तो इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वर विहाराज इन एंशियंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? प्राचीन बौद्ध वास्तुकला में विहार क्या थे? विहार किनको कहा जाता था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में? इसका सही आंसर होगा निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स, भिक्षुओं का निवास स्थान। और प्रेयर हॉल को क्या कहा जाता था? चैत्य जो है वो प्रेयर हॉल को कहा गया। और विहार किसको कहा गया? जहां मॉन्क्स रहते थे, निवास स्थान। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें जो आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये क्लास, क्योंकि इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड।